हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता मेडिकोज एजुकेशन। जो हमारी आज का डिजीज कंडीशन है वो है एस्मा, या फिर कॉमन लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं अस्थमा या फिर दमा की बीमारी। ठीक है, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा करना है तो आप इसको एस्मा प्रोनाउंस कर सकते हो, बट हम कॉमन लैंग्वेज में क्या यूज करते हैं इसको अस्थमा। तो ये जो अस्थमा की बीमारी है, दमा की बीमारी है, ये कहाँ पर होती है? तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कहाँ पर होता है? ये होता है हमारे ईयर पैसेज में। तो ईयर पैसेज किसे बोलते हैं? ठीक है, जब भी हम नाक से सांस लेते हैं तो वो फेरिंग्स में जाएगा, फिर लैरिंग्स में जाएगा, फिर नीचे हमारे ट्रेकिया में आएगा। ट्रेकिया हमारा क्या, एक विंड पाइप है, हमारा एक एयर पैसेज है। ठीक है, ट्रेकिया जब नीचे आएगा तो ये दो भागों में बंट जाएगा हर एक लंग्स के अंदर, और जो ये दो भागों में बंट रखा है इसको बोलते हैं ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और छोटी छोटी अन्य ट्यूब्स में हमारे लंग्स के अंदर बिल्कुल डीप इनसाइड जाती है। ये और भी ज्यादा ब्रांचेस में डिवाइड होंगे जिन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद हमारा एसाइनस वाला भाग आता है जिसमें कि हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट और हमारा एल्वुला आता है, जहां पर एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है ना, तो ये जो एयर पैसेज आपको दिख रहा है, जो विंड पाइप दिख रही है, और जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स है, इन्हीं को हम इसी में ही अस्थमा होता है। ठीक है, इसको हम एयर पैसेज बोलते हैं। क्यों एयर पैसेज? क्योंकि इन ट्यूब्स के थ्रू ही क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हमारे एल्वुलाई तक जा रहा है। एल्वुलाई क्या है? हमारे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है, ये हरे हरे आपको जो दिख रहे हैं ये हमारे क्या है, एल्वुलाई है। एक्चुअल जो गैसेस एक्सचेंज है वो हमारे एल्वुलाई वाले भाग में ही होता है। ठीक है, तो जो ये ट्यूब्स वगैरह है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और छोटी छोटी जो अंदर ब्रांचेस है हमारे लंग्स के अंदर और भी अन्य ट्यूब्स की, इन्हीं को ही हम ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, इन्हीं को ही हम एयर पैसेज बोलते हैं। तो अस्थमा हमारी किसकी बीमारी है? हमारे एयर पैसेज की बीमारी है। इससे हम एयर पैसेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजन को अंदर ले जाने का काम करती है और CO2 को वहां से बाहर छोड़ने का काम करती है। इन ट्यूब्स के थ्रू ही क्या होगा, CO2 बाहर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा। ये एक ट्यूब्स की तरह है। जिस तरह से पेड़ की शाखाएं होती है, छोटे छोटे ब्रांचेस में अंदर बढ़ जाती है, वैसे ही यहाँ पर ये ट्रेकिया दो भागों में डिवाइड होके बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस में हमारे लंग्स के अंदर बट गया है। इन्हीं ब्रांचेस में, इन्हीं एयर पैसेज में अस्थमा की बीमारी होती है। ठीक है ना, ये आपको समझ आ गया। अब देखो मैंने यहाँ पर ना डायग्राम दिखाया है। ठीक है, ये छोटा सा जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स है उसको मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ की स्मूथ मसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड है। ठीक है, ये एक नॉर्मल एयर पैसेज है, यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई दिक्कत नहीं आएगी हवा को अंदर जाने में और बाहर निकालने में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अस्थमा के कारण, अस्थमा अटैक होने के कारण जो सिकुड़ गए हैं, नैरो हो गए। ठीक है, जो एयर पैसेज है वो बिल्कुल सिकुड़ गए हैं, नैरो हो गए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इन्फ्लामेशन हुआ, अस्थमा का अटैक हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के स्मूथ मसल्स टाइट हो गए। तो आपको ये बात समझ आ गई कि अस्थमा कहां पर होता है। ठीक है, अस्थमा हमारे एयर पैसेज की बीमारी है, हमारे ट्रेकिया, हमारे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स की बीमारी है। खासकर जो छोटे छोटे ब्रांचेस जो होती है, ब्रोंकाई जो अंदर डीप इनसाइड ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उनमें खासकर ये अस्थमा होता है। ठीक है, तो ये हमारी एयर पैसेज की बीमारी है। अब इसकी हम डेफिनेशन जान लेते हैं। देखो, अस्थमा जो क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन, मतलब ये बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली बीमारी है। ठीक है, एक लॉन्ग बीमारी है, मतलब ये बहुत आगे पेशेंट के जाती, सालों साल पेशेंट क्या होता है, अस्थमा से ग्रस्त रहता है। कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसे पहचानेंगे पेशेंट को अस्थमा है? क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन। क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। ये इन्फ्लामेशन कहां होगा? हमारे जो ट्यूब्स है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स है, वहां पर स्वेलिंग होगी, वहां पर इरिटेशन होगी। तो इसमें क्या होता है अस्थमा के कंडीशन में? इसमें इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, इनमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर स्वेलिंग हो जाएंगे ट्यूब्स में, अगर वहां पर ट्यूब स्वेल हो जाएगी तो रास्ता क्या जाएगा, बिल्कुल नैरो हो जाएगा, रास्ता सिकुड़ जाएगा। ठीक है, और ये ट्यूब्स में क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म भी होता है। ब्रोंकोस्पाज्म में क्या होता है, ट्यूब का सिकुड़ना। स्मूथ मसल्स अगर टाइट हो जाएंगी, इन्फ्लामेशन आ जाएगा, जो रास्ता है वो बिल्कुल नैरो हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ऑब्स्ट्रक्शन कैसे? क्योंकि जो ऑक्सीजन है पेशेंट ढंग से अंदर इनहेल नहीं कर पाएगा और CO2 को बाहर नहीं छोड़ पाएगा। ज्यादातर अस्थमा के पेशेंट CO2 को बाहर नहीं निकाल पाते, मतलब उनको एक्सेलेशन में दिक्कत आती है। ठीक है, ध्यान रखना, 3 ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, मतलब 3 मेन सिम्टम होते हैं अस्थमा के। 3 मेन सिम्टम्स कौन कौन से देखते हैं पेशेंट में अस्थमा के? पहला सिम्टम है अस्थमा के पेशेंट को, एक तो विजिंग साउंड आती है। विजिंग साउंड मतलब जो CO2 को बाहर छोड़ता है, जो सांस को बाहर छोड़ता है, तो सीटी की आवाज आना। ठीक है, उसकी सांस की नली से सीटी की आवाज आती है, उसको बोलते हैं विजिंग साउंड। दूसरा सिम्टम क्या होता है इसमें पेशेंट को ड्राई कफ होता है। ठीक है,
और ड्राई कफ के अलावा यहाँ पर पेशेंट का म्यूकस वगैरह भी बनता है, ठीक है। यहाँ पर स्वेलिंग आएगी तो म्यूकस वगैरह बनेगा। तो आपको पता लग गया कि इन्फ्लामेशन और ब्रोंकोस्पाज्म होने के कारण यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन, देखो ऑब्स्ट्रक्शन और ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पा रहा, CO2 बाहर नहीं जा पा रहा, ठीक है। यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, नैरोइंग ऑफ द एयरवेज, और एयरवे कैसे जाएंगी, बिल्कुल नैरो हो जाएगी, बिल्कुल सिकुड़ जाएंगी, लीडिंग टू डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जिससे पेशेंट को डिस्निया होगा। तीसरा सिम्टम क्या है पेशेंट का, डिस्निया कंडीशन। पेशेंट को यहाँ पर डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में, सांस को लेने और छोड़ने में डिफिकल्टी होती है अस्थमा के कंडीशन में। इट इज हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि अस्थमा हर किसी को होता है। क्या होता है, सपोज कुछ लोग खड़े, ठीक है, अब हम सब एक ही इन्वायरमेंट में खड़े हैं, ठीक है, वहां पर धूल है, मिट्टी है, केमिकल है, पोलन ग्रेन्स है। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, जिस टाइम पे बसंत का मौसम आता है उस टाइम पे क्या होता है, फूलों में जो बीज होते हैं ना, कुछ लोगों को उस चीज से एलर्जी होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि अस्थमा हर किसी में होगा, ठीक है। मतलब 10 में से कम 2-3 लोगों में अस्थमा डिजीज देखी गई है, ठीक है ना। मान लो बहुत सारे लोग खड़े एक जगह पे, ठीक है, हम सब सांस ले रहे। अब कुछ व्यक्ति वहां पर ऐसे भी होंगे जिनको डस्ट पार्टिकल से या फिर कोई केमिकल है या फिर कोई पॉलन ग्रेन है, जैसे वो अंदर इनहेल करेंगे तो उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, वो हाइपर एक्टिव वे में रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। एक नॉर्मल व्यक्ति जब सांस लेता है तो ऑब्वियस सी बात है कि धूल, मिट्टी, पोलन ग्रेन हमारे अंदर भी जाता है, ठीक है। जितने भी स्वस्थ व्यक्ति है, नॉर्मल है, उनके अंदर भी वो डस्ट पार्टिकल जाएगा। बट एक हेल्दी व्यक्ति की बॉडी क्या करेगी, या तो उसको छींक कर बाहर निकाल देगी उस डस्ट पार्टिकल को, या फिर हम उसको खांस कर बाहर निकाल देते हैं। बट अस्थमा के पेशेंट में ऐसा नहीं होता है। उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो उनका एयर पैसेज है, वो हाइपर एक्टिव वे में रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। उनकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव वे में रिस्पॉन्स करती है उस डस्ट पार्टिकल के लिए, उस केमिकल के लिए, ठीक है, उस ठंडे वेदर के लिए। कुछ लोगों को अगर बहुत ठंडा वेदर है उस टाइम पे भी अस्थमा के अटैक कुछ लोगों को आते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, उस व्यक्ति है जो सांस ले रहा है उस एयर में, क्योंकि उस एयर में तो हर कोई सांस ले रहा है, बट उसी को अस्थमा अटैक क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उसकी जो बॉडी है, जो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो हाइपर एक्टिव वे में रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। ऑफ ट्रेक्योब्रोंकियल ट्री। अब किसमें हो रहा है अस्थमा, हमारे ट्रेक्योब्रोंकियल ट्री में अस्थमा हो रहा है। मतलब हमारा एयर पैसेज, जहां से हवा अंदर और बाहर जा रही है, ये हमारा एयर पैसेज है। ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूस, इन सब में अस्थमा के अटैक पेशेंट को आ रहे हैं। इनमें ही नैरोनेस हो रही है, इनमें ही इन्फ्लामेशन हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या कर रही है, हाइपर एक्टिव वे में रिस्पॉन्स कर रही है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं करता है, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ स्टिमुला मतलब बाहर से कोई ऐसी चीज आना जिसकी वजह से हमारी बॉडी हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स करती है। स्टिमुलाई क्या है, ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई सब्सटेंस जो यहाँ की एयर पैसेज को क्या कर रहा है, इरिटेट कर रहा है। वो क्या है, वो कोई धूल के कण हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं। कुछ लोगों को ठंडे इन्वायरमेंट से, अगर तुम बहुत सारी एक्सरसाइज कर लोगे ना, कुछ लोग अगर बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेते तो उस दौरान भी उनको अस्थमा के अटैक आते हैं। या फिर कुछ व्यक्तियों को किसी परफ्यूम की स्मेल से, पेंट की स्मेल से अस्थमा के अटैक आते हैं। तो बाहर से स्टिमुलाई कुछ भी सकता है, किसी को डस्ट से एलर्जी, पॉलन ग्रेन से एलर्जी, केमिकल फ्यूम से एलर्जी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है बाहर। इट इज रिलीव्ड स्पॉन्टेनियसली। आपने देखा होगा मूवीज में, जब पेशेंट को अस्थमा अटैक आता है तो जैसे उसके हाथ में एक पंप होता है, उस पंप के अंदर क्या होता है, मेडिसिन होती है, थेरेपी होती है, ठीक है। जैसे ही पंप को लेता है, इनहेल करता है, वैसे उसका अस्थमा अटैक गायब हो जाता है। या फिर कुछ टाइम बाद कुछ लोगों में अस्थमा अटैक अपना थोड़ा सा आएगा, फिर कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है ना। उनमें थोड़े टाइम के लिए अस्थमा अटैक आएगा, फिर वो नॉर्मल हो जाएंगे। बट कुछ लोगों में थेरेपी, मेडिसिन लेनी पड़ती है उस अस्थमा अटैक को रोकने के लिए। अब आपको समझ आ गया अस्थमा कहां पर होता है। अस्थमा हमारे एयर पैसेज की बीमारी है। कुछ ही व्यक्तियों में, 5 से लेकर 10% व्यक्तियों में ये अस्थमा के अटैक आता है। वो बाहर के धूल, मिट्टी एंड पॉलन ग्रेन्स, डस्ट पार्टिकल को ना, उनकी जो ट्रेक्योब्रोंकियल ट्री है वो हाइपर एक्टिव वे में रिस्पॉन्स करती है। अब आप देखो यहाँ पर इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है। ये एक नॉर्मल ट्यूब है, ठीक है। मैं छोटा सा यहाँ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूस का डायग्राम यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। ज्यादातर अस्थमा के अटैक दिक्कत कहाँ आती है, अगर बहुत अंदर की जो ब्रांच है ना, अंदर छोटे छोटे जो पतली पतली ब्रांचेस अंदर, क्योंकि बिल्कुल ही अंदर ही ऐसी ब्रांचेस से बट रखी है जैसे पेड़ की शाखाएं बढ़ती है, ठीक है, वैसे बट रखी है। तो यह छोटी सी ब्रांच में ले रही हूँ। भाई अस्थमा अटैक आया क्यों, मतलब ऐसा उनकी बॉडी में क्या हुआ कि उनको अस्थमा अटैक आ रहा है। देखो होता क्या है, यहां पर आपको दिख रहा है ये ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूस, इनमें ना डेंड्रिटिक सेल्स होती है, ठीक है। जो हमारी 4 लेयर होती है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो 4 लेयर होती है इन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूस की, तो उनमें ना जो म्यूकोजल लेयर है उसमें डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं। आप यूं समझो कि ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूस में कौन सेल है, डेंड्रिटिक सेल है। जैसे उस व्यक्ति ने सांस ली तो मान लो यहां पर डस्ट पार्टिकल है या फिर पॉलन ग्रेन है, ठीक है। जैसे उस व्यक्ति ने सांस ली तो उसके अंदर क्या आ गया,
नाक से और लैरिंग्स के उसके ट्रेकिया में क्या आ गया, धूल मिट्टी भी आ गई। ठीक है, अब जैसे ही धूल मिट्टी पोलन ग्रेन के अंदर आया, उसके डेंड्रेटिक सेल ने बोला किसको, CD4 सेल को बोला कि भाई बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आ गया नुकसान करने के लिए। उसने उसको नाम दे दिया एंटीजन। ठीक है, ध्यान रखना जब भी बाहर से कोई चीज हमारी बॉडी में एंटर करती है उसको हम फॉरेन पार्टिकल बोलते हैं या फिर एंटीजन बोलते हैं। तभी हमारी बॉडी, तभी हमारी इम्यूनिटी एंटीबॉडीज निकालती है और एंटीजन एंटीबॉडी का फाइट होता है। ठीक है ना, तो जैसे ही उस अस्थमा वाले व्यक्ति ने यहाँ पर पोलन ग्रेन या फिर सांस ली तो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आ गए। ठीक है, अब उसके ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियस में क्या आते हैं, डेंड्रेटिक सेल से। इन डेंड्रेटिक सेल ने यहाँ पर एक विलन का काम कर दिया। इन्होंने बोला कि भाई ये क्या है, ये कोई खतरनाक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला है, और उसने इसको नाम दे दिया फॉरेन पार्टिकल, एंटीजन पार्टिकल। तो इस सेल का नाम क्या हो गया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हो गया। ठीक है, किसको बोला इसने, CD4 T सेल को बोला। जो ये CD4 T सेल है हमारे इम्यून सेल्स है। ठीक है ना, इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ केमिकल्स निकालना शुरू कर दिए जिन्हें हम बोलते हैं साइटोकाइंस। ठीक है, इस CD4 T सेल ने क्या करा, कुछ साइटोकाइंस निकालना शुरू कर दिए, जैसे कि कौन कौन से, इंटरल्यूकिन 3 निकालना शुरू कर दिया, इंटरल्यूकिन 4 निकालना शुरू कर दिया, इंटरल्यूकिन 13 निकालना शुरू कर दिया। यहां पर ये केमिकल अलग अलग काम करते हैं। ये इंटरल्यूकिन 13 क्या करता है, जो हमारे म्यूकस ग्लैंड होते हैं ना हमारे सब म्यूकोजल लेयर में, ब्रोंकाई, ब्रोंकियस के सब म्यूकोजल लेयर में जो म्यूकोस ग्लैंड होते हैं उनको वो स्टिमुलाई करते हैं, उनको ट्रिगर करते हैं ताकि वो बहुत सारा वहां पर म्यूकस वगैरह, बलगम वगैरह और बनाए। ठीक है, तो इंटरल्यूकिन 13 क्या करेगा, म्यूकस ग्लैंड को ट्रिगर करेगा ताकि वो बहुत सारा म्यूकस निकाले। और अब जो यहाँ पर इंटरल्यूकिन 4 है ना, ये इंटरल्यूकिन 4 क्या करता है, यहाँ पर IgE एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, और इंटरल्यूकिन 3 भी यहां पर एक न्यूट्रोफिल्स बनाता है। न्यूट्रोफिल से भी बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं जो कि हमारी ट्यूब्स में और ज्यादा इन्फ्लामेशन, और ज्यादा स्वेलिंग, और ज्यादा ब्रोंकोस्पाज्म लेके आते हैं। ठीक है, ये तीनों केमिकल्स यहां पर नुकसान देते हैं। कौन कौन से, इंटरल्यूकिन 3 से क्या निकलेंगे, हमारे न्यूट्रोफिल्स निकलेंगे जो वहां पर ब्रोंकोस्पाज्म देंगे, उस ट्यूब में और भी ज्यादा इन्फ्लामेशन कॉज कर देंगे। इंटरल्यूकिन 4 से क्या निकला, IG एंटीबॉडी। अब हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन चुकी है। अब जैसे व्यक्ति दोबारा से कभी सांस लेगा, ठीक है, मतलब उसके आसपास अगर पोलन ग्रेन डस्ट पार्टिकल है तो उसको एलर्जी सपोज उस चीज से, तो जैसे वो सांस लेगा तो पोलन ग्रेन डस्ट पार्टिकल अंदर जाएगा। अब उसकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी बनी है। अब ये एंटीबॉडी क्या करती है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, बहुत सारे मास्ट सेल्स होते हैं, ये एंटीबॉडी उस मास्ट सेल से यहाँ पर चिपक जाएंगी, स्टिक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी अडेयर मतलब चिपक जाएंगी किससे, मास्ट सेल से। अब जैसे ही व्यक्ति सांस लेगा, नेक्स्ट टाइम मतलब वो सपोज पोलन ग्रेन के संपर्क में आता है या फिर धूल मिट्टी के संपर्क में आता है, तो वो पोलन ग्रेन आके इस एंटीबॉडी पर यहाँ अटैच हो जाएगा। अब देखो, जब एंटीजन और एंटीबॉडी मिलते हैं, ठीक है, तो फाइट, उनके बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है, फाइट होती है। फाइट में कोई ना कोई तो हारता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन हारता है, मास्ट सेल। तो मास्ट सेल ब्लास्ट जाता है, मतलब मास्ट सेल यहाँ फट जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डीग्रेनुलेशन। तो जैसे ही मास्ट सेल फटेगा तो यहाँ पर बहुत सारे फिर केमिकल्स निकलते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन्स। ये सारे केमिकल दोबारा से हमारे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूस, हमारे ट्यूब्स में इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, वहां पर ब्रोंकोस्पाज्म करेंगे, वहां पर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे। ठीक है, और वहां पर इरिटेशन करेंगे, इन्फ्लामेशन करेंगे, और ये हमारी ब्रोंकल्स के वॉल बिल्कुल लीकी हो जाएंगे। तो और भी यहाँ पर इम्यून सेल्स आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन, बहुत ज्यादा म्यूकस बनना शुरू हो जाता है और पेशेंट को अस्थमा का अटैक आता है। यहाँ पर ये पूरे जो एक्सप्लेनेशन था वो BSc नर्सिंग के लिए था। अगर यहाँ पर JNM वाले ऐसा सिंपल इसको लिख सकते हैं कि डेंड्रेटिक सेल ने क्या करा, इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के रूप में प्रेजेंट कर दिया, इसलिए हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना दी। और जैसी एंटीजन एंटीबॉडी फाइट होगी तो वैसे हमारी बॉडी में केमिकल्स निकलेंगे, जैसे कि ल्यूकोट्राइन्स, जो कि हमारे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूस में इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग और ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करेगा, म्यूकस का प्रोडक्शन कॉज करेगा, जिससे पेशेंट को अस्थमा अटैक आते हैं। ठीक है, अगर आपको इतना लंबा नहीं लिखना है तो आप सिंपल शॉर्ट में लिख सकते हो कि जैसे व्यक्ति सांस लेता है बाहर इन्वायरमेंट में, उसको एलर्जी है सपोज धूल मिट्टी, पोलन ग्रेन से, तो उसकी जो डेंड्रेटिक सेल्स होती है ना, वो उसको फॉरेन पार्टिकल दिखा देती है, एंटीजन दिखा देती है, जिसकी वजह से हमारी इम्यून सेल्स क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। जैसी एंटीजन एंटीबॉडी मिलते हैं तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, जैसे कि ल्यूकोट्राइन्स और हिस्टामिन। ये ल्यूकोट्राइन और हिस्टामिन क्या कॉज करते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, वहां पर ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, तो आप इसको सिंपल वे से भी लिख सकते हो।
सो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ अस्थमा। ठीक है, तो अस्थमा यहाँ पर ना बहुत तरह के टाइप्स में आता है, इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, बट यहाँ पर हम कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पर एक्सट्रिंसिक एलर्जिक अस्थमा, इसका एक और नाम है एटोपिक अस्थमा। क्या नाम है? एटोपिक अस्थमा। ठीक है, इसको एक्सट्रिंसिक क्यों बोला है? देखो, ऐसे कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर, ऐसे कुछ एलर्जेंस जो हमारे बाहर के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जिससे पेशेंट को अस्थमा अटैक आता है। क्या क्या होता है बाहर के इन्वायरमेंट में? पॉलन। पॉलन मतलब जिस टाइम पे फूलों का, जिस टाइम पर ऋतु का मौसम आता है ना, मतलब जिस टाइम पे फूल खिलते हैं उस मौसम में। ठीक है, खासकर उस मौसम पेशेंट को डस्ट, मतलब जो फूल के वो होते हैं, बीज होते हैं ना, उनसे पेशेंट को एलर्जी होती है। तो कुछ लोगों को उस टाइम पे बहुत एलर्जी होती है पॉलन ग्रेन से, पॉलन डस्ट से, जो घर में हम कुत्ता बिल्ली पालते हैं उनके डेंडर से। इसके अलावा डस्ट माइट्स वगैरह हो गया है, धूल मिट्टी हो गया है, प्रदूषण हो गया है, उसके पार्टिकल्स, उससे पेशेंट को एलर्जी होती है। इसके अलावा मोल्ड मतलब फंगस वगैरह, जो फंगाई घर में लगते हैं उनसे एलर्जी होना, या फिर कुछ ऐसे फूड्स, कुछ लोगों को कुछ खानों से एलर्जी होती है, या फिर कुछ ऐसे मेडिसिन जिनसे पेशेंट को एलर्जी होती है। ठीक है, जो ये इस टाइप का अस्थमा है, ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है और इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसका पॉजिटिव फैक्टर क्या है। अगर किसी व्यक्ति को धूल मिट्टी से एलर्जी है तो हम बोलेंगे भाई धूल मिट्टी से दूर रहो। पॉलन ग्रेन से एलर्जी तो हम बोलेंगे जिस टाइम पे बसंत का मौसम आता है उस टाइम पे आप दूर रहो। ठीक है, तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर है इंट्रिंसिक अस्थमा नॉन एलर्जिक, इसको बोलते हैं नॉन एटोपिक। ठीक है, इसका तो तीसरा नाम क्या है? नॉन एटोपिक अस्थमा। इंट्रिंसिक मतलब देखो, इसमें एलर्जी वाले कारक नहीं होते, इसमें पता ही नहीं लगा सकते पेशेंट को किस चीज से एलर्जी हो रही है। इसको हम इजीली ट्रीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके कारक ही कुछ अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि ट्रिगर्ड बाय फैक्टर्स अनरिलेटेड टू एलर्जेंस। इसमें हमको पता नहीं कि भाई एलर्जन है क्या, मतलब। ठीक है, इसको ट्रीट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ज्यादातर 35 ईयर एज के बाद होता है, मतलब एडल्ट्स में ये अस्थमा देखा गया है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेस, अब पेशेंट को स्ट्रेस हो रहा है, तो स्ट्रेस पेशेंट को किसी भी टाइम कभी भी हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सरसाइज, पेशेंट बहुत एक्सरसाइज कर रहा है उससे हो जाता है। कोल्ड ईयर, ठंड का मौसम आ गया, कोल्ड वेदर है, कोल्ड इन्वायरमेंट है, उस टाइम पेशेंट को अस्थमा अटैक आते हैं। स्मोक हो गया, इन्फेक्शंस हो गया, केमिकल्स हो गया। ठीक है, कोई जो आसपास केमिकल्स होते हैं, पेशेंट को कोई बीमारी है उस टाइम पर अस्थमा के अटैक आना, जैसे सीओपीडी का पेशेंट को है तो उसको अस्थमा के अटैक भी आते हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर कुछ इंट्रिंसिक अस्थमा के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पर हम करते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा। नाम से पता लग रहा है अगर कोई व्यक्ति अपनी बॉडी की क्षमता से अधिक एक्सरसाइज करता है, बहुत अधिक फिजिकल एक्टिविटी करना भी क्या है? नुकसान है। ठीक है ना, तो एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब एक्सरसाइज के दौरान एक्सरसाइज पेशेंट कर रहा है तो उसके ब्रोंकस में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसको अस्थमा के अटैक आते हैं। ट्रिगर्ड बाय फिजिकल एक्टिविटी, जब पेशेंट बहुत अधिक फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, खासकर जब एक्सरसाइज पेशेंट ना ठंड के इन्वायरमेंट में कर रहा है और आसपास की जो हवा है वो ड्राई है। ठीक है, ड्राई एयर है, ठंड का मौसम है, पेशेंट खूब एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी बॉडी की लिमिट से ज़्यादा एक्सरसाइज करना हो, उसमें भी क्या होता है? पेशेंट को अस्थमा अटैक आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशन से आप समझ गए होंगे जहां पेशेंट काम कर रहा है, जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है। ठीक है, सपोज कोई व्यक्ति भट्टी में काम कर रहा है, जहाँ ईंट बनती है, सीमेंट की फैक्ट्री हो गई है, केमिकल फैक्ट्री हो गई, जहाँ जूता वगैरह बनता है, लेदर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या फिर केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है। अब उसको वहाँ डेली जाना पड़ता है। ठीक है, वो लंबे टाइम से उसी जगह जा रहा है, मतलब उसका वर्क इन्वायरमेंट है, तो वहां से उसको अस्थमा हो गया है। एक्सपोजर टू इरिटेंट इन द वर्क प्लेस, जहां पर वो काम कर रहा है वहां से उसको अस्थमा हो गया है। सच एज केमिकल, फ्यूम, डस्ट और अदर एलर्जेंस। ठीक है, मैंने बताया जो आपको लेदर हो गया, जो कॉटन की इंडस्ट्री होती है, सिलिका की इंडस्ट्री होती है, लेदर की, प्लास्टिक इंडस्ट्री, कांच की इंडस्ट्री, वहां से पेशेंट को क्या हो गया? अस्थमा हो गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉक्टर्नल अस्थमा। ऐसा अस्थमा जो सिर्फ रात को पेशेंट को आता है, जिस टाइम पेशेंट आराम से सो रहा है उस टाइम उसको अचानक से अस्थमा का अटैक आएगा। ठीक है, इससे उसकी रात की जो नींद है वो बिगड़ जाती है। दिन भर पेशेंट हेल्दी रहेगा, रात को उसको अस्थमा के अटैक आते हैं। सिम्टम वर्सन एट नाइट, पेशेंट को रात के समय ही अस्थमा आता है। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट अस्थमा। इंटरमिटेंट आप समझ रहे हो, मतलब पेशेंट को रुक रुक के अस्थमा आ रहा है। पेशेंट को अस्थमा अटैक आया, फिर कुछ दिन तक पेशेंट बिल्कुल हेल्दी रहेगा, उसको लगेगा मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, फिर अचानक से अस्थमा अटैक आएगा, फिर एकदम से ठीक हो जाएगा। मतलब अस्थमा का अटैक आ रहा है फिर जा रहा है, आ रहा है फिर जा रहा है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अस्थमा कम्स एंड गोज, मतलब आता है जाता है। सो यू कैन फील नॉर्मल, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल फील करता है। इन बिटवीन अस्थमा फ्लेयर, जैसे अस्थमा का अटैक आता है कुछ टाइम में पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, उसको लगेगा ही नहीं मुझे अस्थमा अटैक आया है, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट अस्थमा। नेक्स्ट है परसिस्टेंट अस्थमा। ठीक है, परसिस्टेंट से क्या मतलब? जो लगातार चलता है, ऐसा अस्थमा जो लगातार ही चलता रहता है। ठीक है, इसमें भी 3 टाइप्स है। ठीक है, परसिस्टेंट में कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स के अस्थमा है। पहला है माइल्ड, मतलब पेशेंट को हफ्ते में 1-2 दिन अस्थमा के अटैक आते हैं, बाकी दिन पेशेंट बिल्कुल हेल्दी रहता है। ठीक है, या फिर महीने में
3-4 बार अस्थमा के अटैक आना, उसको बोलते हैं माइल्ड। नेक्स्ट है मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होगा, पेशेंट को हर दिन मतलब एक दिन में एक बार जरूर अस्थमा का अटैक आएगा, ठीक है। इससे पेशेंट अपनी मतलब फिजिकल एक्टिविटी में उसको दिक्कत आती है, मतलब वो डेली लाइफ की रूटीन को फॉलो नहीं कर पाता, मतलब उसको हर दिन ही अस्थमा का अटैक आ रहा है एक बार, ठीक है। सीवियर में पेशेंट को क्या होता है कि एक दिन में लगातार 3-4 बार अस्थमा का अटैक आना, मतलब दिन में कंटिन्यूसली उसको अस्थमा का अटैक आना, उसको बोलते हैं सीवियर कंडीशन के अस्थमा हो, ठीक है ना। परसिस्टेंट हो, लगातार पेशेंट को एक दिन में अस्थमा के अटैक आए जा रहे हैं, उसको बोलते हैं सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा। नेक्स्ट है यहाँ पर मिक्स्ड अस्थमा। मिक्स्ड आप पता लग गया किस चीज का मिक्सचर है भाई, दो चीजों से, मतलब इसमें एक्सट्रेंसिक वाले फैक्टर भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल, धूल मिट्टी, ये सब हो सकता है, या इसके अलावा इंट्रेंसिक, इमोशनल, पेशेंट इमोशनल है, ठंडा वेदर है, ठंडा एनवायरनमेंट है, तो पेशेंट को इसमें दोनों तरह के चीजों से ही दिक्कत है, ठीक है, इंट्रेंसिक से भी और एक्सट्रेंसिक से भी। नेक्स्ट है कफ वेरिएंट अस्थमा। कफ मतलब पेशेंट को सिर्फ खांसी के अलावा कुछ नहीं है, वैसे तो अस्थमा के और भी सिम्टम्स होते हैं, यहाँ सिर्फ पेशेंट को सूखी खांसी आती है, ठीक है, और इसके अलावा पेशेंट में कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते, उसको बोलते हैं कफ वेरिएंट अस्थमा। कुछ लोगों में सीओपीडी के दौरान भी यहाँ अस्थमा के अटैक आते हैं। ये थे कुछ टाइप्स के अस्थमा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ अस्थमा और एस्मा। तो क्या कारण है अस्थमा के या फिर एस्मा के, तो जो दमा के जो मुख्य कारण है, वो जो कॉजेस है वो अभी तक अननोन है, ठीक है, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं है, सारे जो इसके कॉजेटिव फैक्टर है वो अननोन है अभी, ठीक है। बट कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पर जो रिसर्च की है उससे पता लगाया है कि जो अस्थमा है वो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से होता है। एक तो जेनेटिक, मतलब अगर हेरिडेटरी में, ठीक है, अगर किसी को फैमिली में पहले अस्थमा रहा है तो उसके आगे आने वाली जनरेशन को भी अस्थमा हो सकता है, ठीक है। फैमिली में किसी को फर्स्ट जनरेशन में अगर डिजीज रही है तो आगे आने वाली फैमिली में भी डिजीज होती है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। अगर किसी को जेनेटिक एक्सपोजर भी है और साथ में इन्वायरमेंट से भी उसको दिक्कत हो जाती है, मतलब साथ में पॉलन ग्रेन है, डस्ट पार्टिकल है, तब ये अस्थमा हो सकता है। तो इसका वैसे एग्जैक्ट जो कॉज है वो अभी तक अननोन है, बट तब भी यहाँ पर हम दो कॉम्बिनेशन जो है अस्थमा के, मतलब दो चीजों से, मेन जो दो चीजें कौन कौन सी, जेनेटिक, हेरिडिटरी, अनुवांशिक जो गुण है, अगर वो बच्चों में आते आगे चल के, पेरेंट्स को अस्थमा था, ग्रैंड पेरेंट्स को अस्थमा था, तो वो फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिल जाएगी आपको, ठीक है, किसी न किसी जनरेशन में आ जाएगी। अगर वही बच्चा या व्यक्ति आगे चल के इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के रूप में, मतलब बाहर उसको पॉल्यूशन मिलता है या डस्ट पार्टिकल मिलता है, पॉलन ग्रेन मिलता है, तब उसको फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, एस्मा या अस्थमा हो जाएंगे। बट यहाँ पर हम कुछ रिस्क फैक्टर्स मान के चलते हैं अस्थमा के, दमा के, ठीक है। पहला है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट। हमारे आसपास जो पर्यावरण है, जो हवा है, एटमॉस्फेयर में कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स हो गए, जिस टाइम बसंत का मौसम आता है, शरद जिस टाइम ऋतु आती है फ्लावर्स वगैरह का, उस टाइम जो फूलों के बीज होते हैं उनसे एलर्जी होना, डस्ट माइट्स वगैरह, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पॉल्यूशन होता है उसमें कुछ माइट्स वगैरह होते हैं, मोल्ड वगैरह, फंगस वगैरह, ठीक है, फंगाई वगैरह उनसे होना, या जो कुत्ता बिल्ली है उनके बाल शेड होना, पेट डेंडर से होना। इसके अलावा भी जो एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस होती है, और जो एटमॉस्फेयर में जितना जो हार्मफुल जो जहरीली गैस, केमिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है यहाँ पर एलर्जन, ठीक है। एलर्जन किस चीज से, कुछ लोगों को बहुत चीजों से एलर्जी होती है, जैसे कि जिन खानों में, जिस मतलब जो फूड हमारे होते हैं उसमें हम कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, अगर किसी खाने में सल्फर डाइऑक्साइड ऐड करा है, या फिर एक्जिमा, कुछ लोगों को अगर एक्जिमा की बीमारी है, कुछ लोगों को अगर रेनाइटिस है, मतलब कुछ लोगों को अगर हे फीवर है, ठीक है, उसके कारण भी अस्थमा होता है, और कुछ ऐसी वाइन्स, शराब वगैरह आती है जिससे अस्थमा कॉज होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव जो हम खाने में यूज करते हैं, अगर वो उनमें पाया गया तो कुछ लोगों को कुछ खाने से भी एलर्जी होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्ट्रेस, इमोशनल अपसेट। अगर जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस अगर लेते हैं, ठीक है, पेशेंट अगर डिप्रेशन में है तब भी उसको अस्थमा के अटैक आ सकते हैं, या फिर वो इमोशनली बहुत ज्यादा अपसेट है, मतलब वो इमोशनली बहुत दुखी है, तब भी पेशेंट को अस्थमा के अटैक देखे गए हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, मतलब हमारा वर्क प्लेस, जिस जगह पर जाकर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई मजदूर है वो भट्टी में या फिर सीमेंट फैक्ट्री में या फिर लेदर की फैक्ट्री में, केमिकल फैक्ट्री में, कहीं भी काम कर रहा है, तो उसको उसके वर्क प्लेस की वजह से वहां पर उसको अस्थमा का अटैक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस जगह व्यक्ति काम कर रहा है, वर्क प्लेस की वजह से उसको अस्थमा के अटैक आए। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, खासकर छोटे बच्चों में देखा गया है, ठीक है। अगर छोटे बच्चों को बचपन में लगातार जुखाम, खांसी, बुखार होता रहता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोई ना कोई होता रहता है, तो आगे चल के उनमें अस्थमा देखा जा सकता है। इसके अलावा जो बच्चे जिनका वजन कम होता है, लो बर्थ वेट के कंडीशन में जो आते हैं,
उनका ढंग से लंग्स अच्छे से बन नहीं पाता है और आगे चल के उनको भी अस्थमा के अटैक देखे गए हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रीम चेंजेस इन वेदर। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है और जो हवा आसपास है, एयर है, वो बहुत ड्राई हो गई है, ठीक है ना, तो लोगों को कोल्ड वेदर में, एक्सट्रीम ठंड के मौसम में अस्थमा के अटैक देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ फिजिकल एक्टिविटी। अगर हम अपनी शारीरिक क्षमताओं से अधिक एक्टिविटी करते हैं, खासकर एक्सरसाइज अगर हम ड्राई एयर में और ठंड के मौसम में कर रहे हैं और खूब सारी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, खूब सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी शारीरिक क्षमताओं से भी ज़्यादा, तो अस्थमा के अटैक यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ऑडर एंड परफ्यूम्स। कुछ लोगों को स्मेल, ठीक है, अगर कोई स्मेल बहुत ही बदबूदार स्मेल है या बहुत ज़्यादा परफ्यूम किसी ने स्प्रे किया है, तो कुछ लोगों को किसी ऑर्डर से, मतलब कुछ सुगंधित चीज़ें या परफ्यूम से भी अस्थमा के अटैक हो सकते हैं। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इन सम वुमेन्स, ये हर किसी में नहीं होता, कुछ ही वुमेन्स में मेंस्ट्रुएशन के दौरान उनको अस्थमा के अटैक आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर स्मोक, टोबैको स्मोक, ओबेसिटी। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं या फिर टोबैको स्मोक करते हैं, उनमें अस्थमा के अटैक आते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी, अगर हम बहुत ज़्यादा मोटे हैं, लाइफस्टाइल हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं है, मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो उसके बाद भी पेशेंट में अस्थमा के अटैक देखे गए हैं। नेक्स्ट है सर्टेन मेडिकेशंस। कुछ ऐसी दवाइयाँ जिनसे बहुत लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है, जैसा कि बीटा ब्लॉकर्स इसमें आती है। कुछ लोगों को एस्प्रिन से भी अस्थमा के अटैक आते हैं और कुछ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती है, ठीक है, उससे भी यहाँ पेशेंट्स को क्या होता है, अस्थमा के अटैक आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा और एस्मा। ठीक है, तो जो आपको बताया था मैंने कि मेन कॉजेटिव एजेंट क्या है अस्थमा का, जब भी किसी व्यक्ति को जेनेटिक हिस्ट्री होती है अस्थमा की और साथ में वो व्यक्ति इन्वायरमेंटल में एक्सपोज होता है, मतलब उसकी फैमिली में किसी को अस्थमा था और वो उसमें प्रेजेंट है, और साथ में व्यक्ति इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन है, डस्ट पार्टिकल है, पॉलन ग्रेन है, ये ठंडा वेदर है, ठीक है, उसके संपर्क में व्यक्ति अगर आता है तब अस्थमा कॉज होता है, ठीक है ना। तो व्यक्ति को यहाँ पर जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री भी है, साथ में वो डस्ट पार्टिकल, पॉलन ग्रेन के संपर्क में आता है। तो अब ऐसा क्या होता है अस्थमा वाले पेशेंट में, देखो, जब उसने सांस लिया, ठीक है, और साथ में उसने पॉलन ग्रेन भी अंदर इनहेल कर ली, ठीक है, अब होता क्या है, उसकी बॉडी ना हाइपर सेंसिटिव होती है हर चीज के लिए, ठीक है ना। तो होता क्या है, उसकी बॉडी में जो डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, ये डेंड्रिटिक सेल्स कहां पर होते हैं, हमारी म्यूकोजल लेयर में होते हैं। हमारे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स के 4 लेयर होती है, अंदर की म्यूकोजल लेयर, फिर सब म्यूकोजल लेयर, ठीक है। ये मैंने क्रॉस सेक्शनल डायग्राम दिखाया है ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स का, ठीक है। जो हमारा म्यूकोजल लेयर है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियल सेल से बनता है। इस सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियल सेल्स में क्या प्रेजेंट है, डेंड्रिटिक सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। जो एक खाली जगह आपको दिख रही है, ये क्या है, ल्यूमन है, ठीक है, यहां से एयर अंदर और बाहर जाती है। तो 4 लेयर होती है, अंदर की लेयर क्या है, म्यूकोजल लेयर है, फिर सब म्यूकोजल लेयर है, फिर कौन सी लेयर है, एडवेंटिशियस लेयर है, फिर हमारी सिरोसा लेयर, ये 4 लेयर होती है। जब उस व्यक्ति ने सांस लिया और पॉलन ग्रेन उसके अंदर गया, मतलब नाक के अंदर गया, फिर लैरिंग्स में, फिर फेरिंग्स में, फिर ट्रैकिया, विंड पाइप में, फिर छोटी छोटी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में, जैसे ही उसका ये पॉलन ग्रेन अंदर गया तो उसकी बॉडी में जो ये डेंड्रिटिक सेल्स थे, इन्होंने क्या काम किया, इन डेंड्रिटिक सेल ने एक विलन का काम किया, ठीक है। इन डेंड्रिटिक सेल ने इस पॉलन ग्रेन को क्या रिप्रेजेंट कर दिया, एंटीजन रिप्रेजेंट कर दिया। हमारी बॉडी को बोला कि ये कोई खतरनाक चीज है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला है, ठीक है। इस डेंड्रिटिक सेल ने इस पॉलन ग्रेन को एंटीजन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया हमारी बॉडी को, ठीक है। तो जब भी हमारी बॉडी में बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, एंटीजन को क्या बोलते हैं हम, फॉरेन पार्टिकल बोलते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं, ठीक है। तो इसने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एंटीजन या फिर फॉरेन पार्टिकल, तो हमारी बॉडी में क्या बनेंगे, एंटीबॉडीज बनेंगे, ठीक है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होगा। अब जैसे इसने बोला कि भाई ये क्या है, ये फॉरेन पार्टिकल है, एंटीजन है, किसको बोला, टी हेल्पर सेल को बोला। टी हेल्पर सेल क्या, हमारी CD4 सेल है हमारी बॉडी की, ठीक है। इसने इसको बोला कि ये बाहर का एंटीजन है, किसको बोला, टी हेल्पर सेल को। तो हमारी बॉडी ने अपना इम्यून रिस्पॉन्स दिखाना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। अब इस टी हेल्पर सेल ने क्या करा, हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स निकालना शुरू कर दिया जिन्हें हम बोलते हैं साइटोकाइंस, ओके। ये CD4 सेल जो है, ये टी हेल्पर सेल है, इन्होंने क्या किया, कुछ केमिकल्स निकालना शुरू करा जिनको हम साइटोकाइंस बोलते हैं। जैसे कि इन्होंने कुछ साइटोकाइंस के नाम बता रही हूं मैं, इंटरल्यूकिन 4 निकालना शुरू कर दिया, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 13, ठीक है। यहां पर जो इंटरल्यूकिन 13 है ना, ये क्या करेगा, म्यूकस के सिक्रेशन को बढ़ा देगा। कैसे,
ये इंटरल्यूकिन 13 ना किसको जाके ट्रिगर करेगा, किसको जाके स्टिमुलाई करेगा, जो हमारी सब म्यूकोजल लेयर में जो म्यूकोजल ग्लैंड है ना, ये इसको स्टिमुलाई कर देगा। ये जो म्यूकोजल ग्लैंड है ना, ये इंटरल्यूकिन 13 जाके ये केमिकल यहां पर अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये इंटरल्यूकिन 13 म्यूकस के सिक्रेशन को बढ़ा देगा। कैसे? ये इंटरल्यूकिन 13 ना इस म्यूकोजल ग्लैंड के साइज को बड़ा कर देगा, जिसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। ठीक है, दूसरा क्या करेगा, यहां पर इसके नंबर को भी बढ़ाना शुरू कर देगा, जिसको हम बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। जब भी कोई सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनते हैं, उसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया, मतलब सेल का नंबर बढ़ना। हाइपरट्रॉफी मतलब सेल का साइज बड़ा होना। तो इंटरल्यूकिन 13 ने यहां पर क्या करा, म्यूकस ग्लैंड के साइज को बड़ा कर दिया और उसके नंबर को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से व्यक्ति में बहुत सारा म्यूकस बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से बहुत सारा म्यूकस निकलना शुरू हो जाएगा हमारे ल्यूमन के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, इसने अपना काम कर दिया। इंटरल्यूकिन 5 क्या निकालेगा, एसिनोफिल्स निकालेगा। ये एसिनोफिल्स भी क्या करेंगे, ये वाले WBCs क्या करेंगे, बहुत सारे हार्मफुल ग्रेन्यूल्स निकालेंगे। ठीक है, हार्मफुल ग्रेन्यूल्स निकालेंगे, वो भी बॉडी में अपना रिस्पॉन्स दिखाएंगे। अब यहां पर इंटरल्यूकिन 4 ने क्या किया, इंटरल्यूकिन 4 ने हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी है IgE एंटीबॉडी, बहुत सारी एंटीबॉडीज निकलती है, बट यहां मेन क्या पढ़ रहे हैं, IgE। ठीक है, इस इंटरल्यूकिन 4 ने ना बी सेल को ट्रिगर करा। बी सेल का दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा सेल है। ठीक है, तो इस इंटरल्यूकिन 4 ने बी सेल और प्लाज्मा सेल को ट्रिगर करा, उसको स्टिमुलाई करा और उससे क्या बना दिया, IgE एंटीबॉडी निकाल दी। अब बहुत सारे IgE एंटीबॉडी बॉडी में निकलेंगे। अब क्या होगा, ये IgE एंटीबॉडी ना हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मास्ट सेल्स होते हैं उन पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये IgE एंटीबॉडी क्या करेगा, सपोज हमारा मास्ट सेल है, तो बहुत सारे मास्ट सेल्स होते हैं बॉडी में। ठीक है, तो ये IgE एंटीबॉडी क्या करेगा, इस वाले मास्ट सेल से यहाँ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अब पेशेंट की बॉडी में ऑलरेडी यहाँ एंटीबॉडीज बन चुकी है। जब दोबारा से वो व्यक्ति इन्वायरमेंट के संपर्क में आएगा और दोबारा से किसी अन्य टाइम पोलन ग्रेन को अंदर इनहेल करेगा, तो क्या होगा, यहां पर वो पोलन ग्रेन आके अटैच हो जाएंगे। अब यहां पर जब भी फाइट होती है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में, कोई ना कोई तो मरता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी थी, साथ में व्यक्ति इन्वायरमेंटल एक्सपोजर में आया और दोबारा से यहां पोलन ग्रेन्स व्यक्ति के अंदर आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर एंटीजन और एंटीबॉडी की फाइट हो रही है। जब भी कहीं लड़ाई होती है तो कोई ना कोई मरता है। यहां पर कौन मरा, मास्ट सेल। ठीक है, तो यहां पर मास्ट सेल ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा, उसको हम बोलते हैं डीग्रेनुलेशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बायो की लैंग्वेज में, डीग्रेनुलेशन। तो जैसी IgE एंटीबॉडी अटैच होगा मास्ट सेल से, साथ में फॉरेन पार्टिकल भी अटैच हो जाएगा, दोनों में लड़ाई होगी। ठीक है, फाइट होगी, तो कौन ब्लास्ट हो जाएगा, यहाँ पर मास्ट सेल। तो यहाँ पर डीग्रेनुलेशन होगा मास्ट सेल का आफ्टर एक्सपोजर। ठीक है, अब देखो शुरुआत के 30 से 60 मिनट के अंदर व्यक्ति में जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स है उनमें क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, शुरुआत के 30 से 60 मिनट, उसको बोलते हैं हम पीक अर्ली फेज रिएक्शन। मतलब बॉडी जैसी उसने पेशेंट को जैसे उसमें डस्ट पार्टिकल में गया, उसने सांस ली, तो उसकी बॉडी के 30 से 60 मिनट के अंदर उसकी बॉडी में क्या क्या होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, पहला क्या हुआ, ब्रोंकोस्पाज्म, जो छोटी छोटी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स जो नलियां हैं उनमें स्पाज्म होना शुरू हो गया, वो सिकुड़ना शुरू हो गई। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, ब्रोंकियल वॉल एडिमा, ब्रोंकल की जो वॉल है उसमें एडिमा होने लग गया, मतलब वहां पर स्वेलिंग आ गई। ठीक है, स्वेलिंग आ गई तो क्या होगा, रास्ता नैरो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन, और साथ में यहाँ क्या हो रहा है, म्यूकस भी बहुत सारा बनना शुरू हो जाएगा। वस्कुलर लीकेज, जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स की वॉल होंगी ना उनमें लीकेज होना शुरू हो जाएगा। ये जो ब्रोंकाई जो ब्रोंक्यूल्स है ना, इनकी वॉल लीकी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ताकि बहुत सारा केमिकल जो है वो अंदर निकल सके, वो केमिकल और ज्यादा वहां क्या करेगा, इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। ठीक है, तो वेसल्स यहाँ पर लीकी होनी शुरू हो जाएगी, म्यूकोजल एडिमा, और जो ये म्यूकस की लेयर है ना, म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर, इनमें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा। आप खुद सोचो इतनी सारी चीजें यहाँ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स उन पतली पतली ट्यूब्स में हो रहा है, तो क्या होगा, अब ट्यूब और भी ज्यादा सिकुड़ जाएंगे और ज्यादा नैरो हो जाएंगी। ठीक है, तो व्यक्ति में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा एयरवे। अब एयर अंदर, अगर ल्यूमन बहुत छोटा हो गया, ल्यूमन बिल्कुल सिकुड़ गया है, ठीक है, बहुत सारा म्यूकस यहाँ भर रहा है, तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा एयरवे का, एयर अंदर और बाहर नहीं जा पाएगी। ज्यादातर अस्थमा की कंडीशन में व्यक्ति CO2 को बाहर एक्सेल नहीं कर पाता, मतलब उसको सांस को बाहर छोड़ने में दिक्कत आती है, उसको बोलते हैं विजिंग। तो पेशेंट में विजिंग साउंड देखने को मिलेगा, उसको डिफिकल्टी ब्रीथिंग होगी, पेशेंट का खांसी आएगी, उसके चेस्ट में टाइटनेस रहेगी, इसी को क्या बोलते हैं, एस्मा बोलते हैं। ठीक है, ये किसने किया, IgE एंटीबॉडी ने किया। अब दूसरा एजेंट क्या है, एसिनोफिल। एसिनोफिल भी नुकसान दे रहा है, क्यों, क्योंकि एसिनोफिल क्या करेगा, इसके अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर और भी अधिक इम्यून सेल्स आएंगे। अब देखो क्या होगा, अब व्यक्ति को ये सिम्टम्स कब होंगे,
5 से 6 घंटे के बाद, ठीक है। उस टाइम पेशेंट को अटैक नहीं आएगा, बट पेशेंट अभी एक्सपोजर में आ ही नहीं रहा, ठीक है। उसको अंदर वो केमिकल को कुछ ले ही अंदर, मतलब पोलन ग्रेन्स अंदर नहीं आ रहा, बट उसकी बॉडी में एसिनोफिल पहले ही बन चुके हैं, ठीक है। तो एसिनोफिल क्या करेगा यहाँ पर बॉडी में, इनफिल्ट्रेशन मतलब और अधिक लेके आएगा, इम्यून सेल्स को अंदर लेके आएगा, ठीक है। एसिनोफिल को अंदर लेके आएगा, न्यूट्रोफिल को अंदर लेके आएगा, टी सेल्स, सारी जो WBC सेल्स होती है वो हमारी बॉडी में वहां पर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूस में आना शुरू कर देंगी, जिसकी वजह से ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी, मतलब ब्रोंकाई ब्रोंक्यूस में और ज्यादा जो सिक्रीशन है, एडीमा है, इन्फिल्ट्रेशन है, वो और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर बहुत सारा इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाएगा, जिसमें व्यक्ति को दोबारा से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा ईयरवे में। कब? 5 से 6 घंटे के बाद दोबारा से उसको सांस में दिक्कत आएगी, उसको विजिंग साउंड आएगी, उसको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, उसको खांसी आएगी और चेस्ट में टाइटनेस रहेगी। इसी को ही बोलते हैं अस्थमा, ठीक है। तो ये थे यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आ सकूँ। थैंक यू।